towards the next session of the day. Now, India's push for Make in India started much before the pandemic actually began. But the thrust to make India a manufacturing hub, and more importantly, a global brand, is now stronger than ever before. What does it take for an Indian company to stand out in a very competitive global market? How does an Indian company scale up to a global level? Those are some of the ideas we will be now discussing in our session. Please welcome our speakers, Ankit Daga, Head of Business Development, McEnroe Consumer Products Limited, Abhishek Agarwal, President, Strategy Ozone India, Pradeep Agarwal, Founder and Chairman, Signature Global Group, and to chair this session, please welcome on stage Santosh Desai, columnist and MD and CEO of Future Brands India. Pradeep, real estate is one of those sectors which really, is the heart. The housing need is something which is such a basic need. So from that perspective, how have you seen, what is your sense of how things are changing? What is really rising and what kind of aspirations are coming to the fore? So first of all, thank you. आपने इतने यंग पैनल में मुझे बुलाया जी जी so इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ऑफ कोर्स जो लास्ट ये जो डिकेड अगले यानी लास्ट अगर 7-8 साल की अगर हम बात करें जी, सो मुझे लगता है इंडिया के अंदर एक एनर्जी जनरेट हुई है. यानी आप इसे किसी पॉलिटिकल एंगल से ना देखें, मुझे लगता है कि एक डिफरेंट इंडिया, न्यू इंडिया दिखाई दे रहा है. मैं रियल इस्टेट को बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है कि पिछले 6-7 साल में जो रियल इस्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से आप उसे कह सकते हैं कि बदनाम था, कि ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे होम बायर्स को घर नहीं मिले. लेकिन जब से जो गवर्नमेंट है उसका माइंडसेट क्लियर रहा कि जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, तो उसने ऐसी पॉलिसी ड्राइव की. आप ये देखिए 2015 में मोदी जी ने अनाउंस किया हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. एक होता है पॉलिसी का अनाउंसमेंट करना, एक होता है एग्जीक्यूट करना. कैन यू बिलीव कि 2021 तक ही लगभग 1,15,00,000 से भी ज़्यादा घरों को अप्रूवल मिल चुकी थी. लगभग 97 लाख घर ग्राउंडेड थे और लगभग 56 लाख घर लोगों को डिलीवर हो चुके थे. और उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी, जिससे एक जो कॉमन मैन है, एक ऐसा पर्सन जिसकी हाउस होल्ड इनकम केवल 50,000 रुपये है, उसको कैसे कम से कम EMI में क्वालिटी घर प्रोवाइड कराए जा सके. रेगुलेटर इन प्लेस किया जिससे जो डेवलपर हैं वो राइट मैनर में इस काम को करें. तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं जब कोई एक इंडस्ट्री रन करती है तो उससे डराइव होने लगता है. जैसा अभिषेक ने अभी कहा कि वो भी होम फर्निशिंग ऐसी चीज़ों में काम कर रहे हैं. माइंडसेट चेंज हो गया है कि एक होता है कि केवल और केवल प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करना, एक है क्वांटम बेस्ड बिजनेस में काम करना और उससे अपने ब्रांड को बनाना. आई थिंक सो आज की डेट में जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो एक ऐसा सेगमेंट बन चुका है जिससे टॉप से बॉटम तक एक जॉब क्रिएशन हो रहा है और उसके बाद एक कॉमन मैन को घर मिल रहा है और क्वालिटी घर मिल रहा है. और जो अभिषेक जैसे जो सप्लायर्स हैं उनको भी एक बड़ा बिजनेस मिल रहा है और उनके अपने जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उनको श्रिंक करके कॉम्पिटिटिव वे में लाना पड़ रहा है. यानी इन माय वे आप ना अच्छा काम करें, मनी बाय प्रोडक्ट है, वो खुद ब खुद बनती है. तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की, तो कुछ इनोवेशंस आए हैं? क्योंकि हमेशा ये माना जाता था कि भाई to actually deliver a product which is of a good quality, given the kind of prices and given the kind of the infrastructure that we had, वो हमेशा एक तरह की दिक्कत मानी जाती थी. तो क्या कुछ इनोवेशंस हुए हैं यहाँ जो आप जिसके बारे में आप बताना चाहें? यस, बिल्कुल. देखिए, जब आप किसी भी मास हाउसिंग को क्रिएट करते हैं तो बिना टेक्नोलॉजी के वो क्रिएट हो नहीं सकते. आपको ऐसी टेक्नोलॉजी उनके अंदर लानी पड़ेगी जिससे ज़्यादा जल्दी घर बन सके और क्वालिटी बेस बन सके. आज इंडिया के अंदर जो रियल इस्टेट है टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवांस हो चुका है.
जितने भी मेट्रो सिटीज़ में हैं जिसमें ग्रेड ए डेवलपर काम कर रहे हैं, ब्रांडेड डेवलपर काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर कर रहे हैं। और इसीलिए ये हो पा रहा है कि जब आप करोड्स ऑफ करोड्स घर बना रहे हैं, आप यानी एक नंबर्स देखिए, मैं बड़ा सिंप्लीफाई करूं इसे, 2030 तक लगभग 6 करोड़ घरों की नीड है, बिकॉज अर्बनाइजेशन जो है वो बड़ी संख्या में हो रहा है। अगर 6 करोड़ घर आपको अगले यानी 1 करोड़ घर बनाए हैं और अगले 8 साल में लगभग 5 करोड़ घर और बनाने हैं, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की नीड होगी। और ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में वर्ल्ड में बहुत जगह यूज़ हो रही है। आज आप चाइना की बात करें, हांगकांग की बात करें, सिंगापुर की बात करें, तो वहाँ पे घर बनाने का जो टाइम है वो 12 महीने से 18 महीने का है। इंडिया में आज भी ये टाइम 4 साल का है। मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में। प्रदीप, हम जब बात कर रहे थे तो आपने ये मेंशन किया था कि कोविड की वजह से काफ़ी चेंजेस आए थे और उसकी वजह से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं। तो क्या आप किस तरह का कोविड की वजह से क्या चेंजेस आए हैं आप? ऑफ कोर्स, यानी रियल एस्टेट में अगर कोई चीज़ जान डालने वाली है तो वो कोविड है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज आप देखिए, बिफोर कोविड जो सीन था, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जब वो घर के लिए डिसीजन लेते थे, सो वो कंपेयर कर रहे होते थे कि जो हाउसिंग यील्ड है वो नॉर्मली डराइव करती है 2.5% के नियर अबाउट, एंड मार्केट में जो अदर अपॉर्चुनिटी थी वो 8%, 9% और मोर देन 10%। सो नॉर्मली उसका माइंडसेट रहता था कि मैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट है हायर यील्ड में इन्वेस्ट करूं, और अपने लिए जो घर है वो मैं रेंट पे भी बियर कर सकता हूं। माइट बी मैं जहां काम करता हूं उसके सराउंडिंग ही ले लूं, क्यों मुझे ज़रूरत है कि मैं एक घर परचेज़ करूं। लेकिन आप देखिए कोविड ने क्या चेंज किया। जब कोविड की फर्स्ट वेव आई तो उस वक्त लोगों ने जो किराए के मकानों में थे, उन लोगों ने पहली बार पूरा बिहेवियरल चेंज देखा अपने लैंडलॉर्ड के अंदर, कि क्योंकि यानी सिचुएशन बिल्कुल एंटायरली चेंज थी। जैसे ही कोविड की जो फर्स्ट बार अनलॉक होना शुरू हुआ, लोग घरों के ऊपर, यानी जबकि बहुत सारे वेबिनार्स में डिस्कस हो रहा था कि जॉब्स लॉस होगा बहुत सारा, कौन घर खरीदेगा, लेकिन रियल एस्टेट कंपनी लाइक अस बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि जैसे ही अनलॉक होना शुरू हुआ, लोग ऐसे घर खरीद रहे थे कि जैसे ये पता नहीं दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसका बेसिक रीज़न समझने की कोशिश की तो यही मिला कि सर जो हमने उस कोविड टाइम में फील किया है वो चीज़ अब हम समझ गए हैं कि हमें छोटा या बड़ा कैसा भी हो, एक घर हमारा ज़रूर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसी डराइव हुई कि आप लास्ट 3 साल की बात करें, 2 से 3 साल की, तो रियल एस्टेट जो है एंटायरली चेंज हो चुका है। क्या ये एक कारण ये है शायद कि इंडियन मार्केट भी लार्ज है, यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत हैं, या कोई एक माइंडसेट शिफ्ट की क्या ज़रूरत है? अगर हम कहें कि भाई ग्लोबल अगर आपको प्लेयर बनना है तो क्या कोई तरह का अंदर अभी जिस तरह से हम सोचते हैं उसमें कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है? आपको क्या लगता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि जो आज का जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो बहुत यानी कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड हो चुका है। आज कोई भी प्रोडक्ट आप उसे अगर सर्व कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है, सो आप उस ब्रांड को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ मनी तो एटलीस्ट नहीं कर सकते कि आप उसका प्राइस कम ज़्यादा करें। मुझे लगता है आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वालिटी चीज़ें उनको डिलीवर करें, क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, तो जो आपका कस्टमर है वही आपका खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद रियल एस्टेट पर्सन नहीं हूँ। मेरी लाइफ का हाफ पोर्शन शेयर मार्केट में निकला है, फाइनेंशियल मार्केट में, और मैं रियल एस्टेट में बहुत 7-8 साल पुराना ही पर्सन हूँ। और आज इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी मैं भी चला रहा हूँ। सो ये कैसे पॉसिबल है कि आप क्वालिटी डिलीवर करें, आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनसे वो डिलीवर करें। आप ये मान के चलिए कि इंडिया के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको किसी और कंट्री या किसी और ब्रांड जो ग्लोबली ब्रांड है उनसे आप सीख सकते हैं। उनकी जो उनका मेथड है उसको आप ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कल एक
आईपीओ लॉन्च हो रहा था जिसमें स्वामी गुरु रामदेव जी का जो रुचि सोया के नाम से जो उन्होंने, आप ये देखिए कि वो जो पर्सन है वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना दिया जिसके अंदर क्या वैल्यूएशन बना दी और क्या चीज़, यानी एक डिफरेंट लाइन में चलेगी। मुझे लगता है कि अल्टीमेट आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ब्रांड ऑफ कोर्स वो आपका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो खुद ही बनाएगा। प्रदीप, ये जो नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि भाई अगर इंडिया को ग्लोबल जाना है और इंडियन बिजनेसेस को ग्लोबल जाना है तो शायद मौका सबसे ज़्यादा होगा सर्विसेज में, और जबकि एक तरह से दूसरी तरफ ये जो स्ट्रैटेजी है वो कहें कि नहीं, जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग नहीं हो तब तक आप ट्रूली ग्लोबल नहीं बन सकते। तो आपका क्या, व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अगर हमें ग्लोबली जाना है तो जो उनके स्टैंडर्ड हैं वो मीट आउट करने पड़ेंगे। और ऑफ कोर्स जैसा भी आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। जो प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं उन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हमें लानी पड़ेगी। अभी क्या है कि जो क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्ट की जो बनाने की जो माइंडसेट है वो है कि उसको कैसे रीजनेबल प्राइस पे बनाया जाए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आई थिंक सो जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एक चीज़ बस इसमें मैं बी कैजुअल में इसमें, मेरे को स्कूल में बचपन में पढ़ाते थे कि एक खेत को, 1 एकड़ को अगर 4 लोग एक दिन में जोतते हैं तो 1 एकड़ को एक आदमी कितने दिन में जोतेगा? तो आज का जो पर्सन है वो ये कहता है 1 घंटे में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो आई थिंक सो जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और जो प्रोडक्ट हैं, जैसे यंग जेम्स आपके सामने बैठे, इनका माइंडसेट है कि क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। कंपेयर कहाँ से करना है कि जो ग्लोबली प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि जो फाइट है वो इसी चीज़ की है। क्योंकि आज जो कस्टमर है वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है कि सारे के सारे प्रोडक्ट उसके सामने हैं, वो इजीली कंपेयर कर सकता है। एक बार वो ऑर्डर करता है, दूसरी बार वो उस वेबसाइट पे या उस प्रोडक्ट की तरफ जाएगा नहीं अगर क्वालिटी डिलीवर नहीं है। तो आई थिंक सो इट्स माई व्यू कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो मैच करने पड़ेंगे और वो होंगे। Let's open this out. Let's see what you know, if there are any questions that the audience has that of our panelists. Can we circulate some mics, etc. if there are questions, please? Thank you for the opportunity. Going global means competing with the global brands in terms of quantity, quality, price. And while doing so, are we actually creating jobs in India? That's the question. Thank you. More jobs. So, in terms of रियल स्टेट, आई थिंक सो कि ये जितनी भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, इससे जॉब जो इंडिया में है वो बहुत ह्यूज जॉब क्रिएशन होने वाला है। आने वाले 5-7 साल में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन इंडिया में ऑन द वे है। ऑफ कोर्स पूरा का पूरा इकोसिस्टम रन करने लगा है इस वक्त। जितनी भी चीज़ें आप देखें, कहीं एक एनर्जी है इस सिस्टम में। आई थिंक सो मुझे लगता है कि एक जॉब क्रिएशन का बहुत बड़ा मॉडल आपको अगले कुछ सालों में नज़र आएगा। क्योंकि डिस्कशन हो रहा था क्वालिटी पे और कस्टमर की जो चॉइस है उसके ऊपर, तो मेरा उस पर ये कहना है कि कस्टमर इज़ किंग। सो उसको अल्टीमेट जो क्वालिटी है अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की देंगे तो ऑफ कोर्स हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे। और जो हमारा इंडियन कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल है। मुझे लगता है कि अगर हम उनको क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल वोट अस। With that, I think I will thank my panelists. We had the benefit of experience and the benefit of youth, and we heard a diversity of viewpoints, and the audience for raising some interesting questions. Thank you very much. Pleasure. Thank you. ये है Ideas of India।